तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपकी अपनी क्लासेस विद्या क्लासेस में। तो जैसे कि आपको पता है कि कल आपको एक केमिस्ट्री की धुआंधार क्लास दी गई थी, जिसमें से आपने देखा होगा कि आज काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके वहाँ से आए हैं। ठीक है ना, ये एक बहुत अच्छी बात है हम लोगों के लिए और आपके लिए भी कि हमारे द्वारा पढ़ाया गया और आपके द्वारा पढ़ा गया आपको एग्जाम में एज इट इज़ मिल रहा है ना। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मैंने फिजिक्स का एनालिसिस किया है और फिजिक्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनने की संभावना है या बन रहे हैं या बन सकते हैं वो हम आज आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना, चलेगा वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं, अपनी क्लास को फटाफट स्टार्ट करते हैं, अपने अस्त्र शस्त्रों को हम उठा लेते हैं। तो हम जो टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं वो हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश के बारे में, क्योंकि इससे मैं देख रहा हूँ काफ़ी सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है जी, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। तो प्रकाश के बारे में आपको पहले क्या ध्यान रखना है, हम एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ने वाले हैं। आज त्यौहार का मौका है, मंदिर सजे हुए हैं, कृष्ण जन्माष्टमी है। ठीक है जी, इसी के साथ 2 दिन त्यौहार आपका मन रहा है, बड़ी खुशी की बात है। अमृत महोत्सव के साथ आप कार्य कर रहे हैं। इसी के साथ थोड़ा वीडियो शॉर्ट रहेगा, आधा पौन घंटे का हो सकता है, कल 1 घंटे का था, है ना। और प्रकाश में फटाफट हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, मेन कॉन्सेप्ट्स क्या हो सकते हैं। तो प्रकाश में जो क्वेश्चन बन रहे हैं ना, मेनली वो बन रहे हैं आपके 2 प्रकार से। एक तो दर्पण से क्वेश्चन बन रहा है और एक लेंस से क्वेश्चन बन रहा है। दर्पण से और लेंस से क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है जी, एक बात हो जाती है, जो दर्पण है आपका ये कब प्रयोग में आता है और लेंस जो है आपका ये कब प्रयोग में आता है। तो आपको जो दर्पण है वो आपके प्रकाश के परावर्तन के समय यूज़ में आता है। प्रकाश का परावर्तन यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। लेंस की बात करूँ तो प्रकाश का अपवर्तन यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। यस, दर्पण में परावर्तन मिलेगा आपको देखने के लिए। ठीक है जी, और लेंस में क्या मिलेगा, अपवर्तन मिलेगा। पहला प्रश्न, परावर्तन का मतलब होता है रिफ्लेक्शन और अपवर्तन का मतलब होता है रिफ्रैक्शन। यस, एक बात हो गई। परावर्तन के लिए माध्यम एक समान होना चाहिए, एक समान माध्यम होना चाहिए। क्या होना चाहिए भैया, एक समान माध्यम होना चाहिए। ठीक है जी, और अपवर्तन के लिए भिन्न भिन्न माध्यम चाहिए। माध्यम कैसा होना चाहिए, भिन्न होना चाहिए। भिन्न माध्यम की आपको क्या चाहिए, आवश्यकता पड़ने वाली। ठीक है जी, आ रही बात समझ में। तो दर्पण में परावर्तन होता है एक समान माध्यम में। लेंस के लिए अपवर्तन होता है भिन्न भिन्न माध्यम में। ठीक है, अब ये एक समान माध्यम क्या है, मान लीजिए कोई प्रकाश किरण है, वायु में गमन कर रही है, वायु में चल रही है, तो वायु से वायु में, वायु से वायु में, जल से जल में। ठीक है जी, इस प्रकार से अगर गमन होता है कांच से कांच में, कांच से कांच में, मतलब माध्यम सेम होना चाहिए। माध्यम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसी प्रकार से जो आपका भिन्न भिन्न माध्यम हो गया, भिन्न भिन्न माध्यम से क्या अर्थ है कि भैया वायु से कांच में, वायु से कांच में, या वायु से जल में, या इनका उल्टा कर सकते हो आप, जल से कांच में, जल से वायु में, कांच से जल में, है ना। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। ठीक है साहब, तो इस प्रकार से हमारा कॉन्सेप्ट बन के आता है किसके लिए, प्रकाश के लिए। किस किस प्रकार से बन के आता है भाई, कि भैया एक समान माध्यम होना चाहिए इस प्रकार से, और लेंस के लिए बन के आता है कि भिन्न भिन्न माध्यम होना चाहिए इस प्रकार से। एक बात समझ में आ गई आपको, चलेगा। इसके साथ ही हम बात करते हैं कि भैया परावर्तन क्या होता है। परावर्तन क्या होता है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से आती है और दर्पण से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। एक बात समझ में आनी चाहिए। अपवर्तन क्या होता है कि प्रकाश एक माध्यम से आता है और दूसरे माध्यम में चला जाता है। जैसा आपने देखा होगा ग्लास में पानी भरा रहता है, ठीक है, तो प्रकाश अगर बाहर से पानी के अंदर एंटर कर रहा है, बाहर वायु है, वायुमंडल है, वहाँ से कहाँ एंटर कर रहा है, आपका पानी में एंटर कर रहा है, दैट मीन्स क्या हो रहा है, अपवर्तन हो रहा है। और माध्यम में कैसा हो रहा है, अलग अलग माध्यम होगा, भिन्न भिन्न माध्यम होने वाला है। ठीक है ना, चलेगा, 1 सेकंड दीजिएगा ज़रा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं किसकी, आपके दर्पण की और आपके लेंस की। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहाँ से बन रहे हैं मैं डायरेक्ट वहीं पे चलता हूँ कि भैया दर्पण आपके कितने प्रकार के हैं। तो आपके जो दर्पण हैं वो सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं,
3 प्रकार के होते हैं। पहले दर्पण की बात कर लेते हैं, ठीक है जी। कौन कौन से होते हैं भैया 3 प्रकार के आपके? पहला होता है समतल दर्पण। कौन सा वाला? समतल दर्पण। दूसरा होता है अवतल दर्पण, और तीसरा होता है आपका उत्तल दर्पण। कौन सा होता है जी? उत्तल दर्पण आपका होता है। समतल दर्पण वो दर्पण होते हैं जो आप नॉर्मली घरों में प्रयोग करते हो, है ना, जो आपके घर में लगा होता है शीशा, उसे समतल दर्पण या प्लेन मिरर कहते हैं, ठीक है जी। समतल दर्पण के बारे में आपको बात ध्यान रखनी है कि समतल दर्पण किस प्रकार का होता है। समतल दर्पण बड़ा सीधा सा होता है, जिसकी एक तरफ पॉलिश होती है। क्या होती है जी? इसकी एक तरफ पॉलिश होती है, और एक तल कैसा होता है? चमकदार होता है। कैसा होता है जी? चमकदार होता है, ठीक है ना। इस दर्पण के आधार पर ही कुछ परावर्तन के नियम दिए गए हैं। कुछ परावर्तन के नियम दिए गए हैं। कौन कौन से परावर्तन के नियम हैं? कि भैया 3 नियम ऐसे दिए गए हैं कि यदि कोई प्रकाश किरण समतल पर या किसी चमकदार तल पर पड़ती है तो वह जिस कोण से आई है उसी कोण पर वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा बचपन में जब छोटे थे तो आप सूरज के सामने क्या लाते थे? मिरर लाया करते थे, दर्पण लाया करते थे, और सूरज की लाइट जहाँ से आया करती थी दूसरी साइड सूरज की किरण चली जाया करती थी, है ना। ऐसा हमने देखा है, ठीक है ना। चलेगा, यही काम किस में होता है? आपका समतल दर्पण में होता है, ठीक है साहब। चलिए भाई, कैसे हो सकता है? इस प्रकार हो सकता है कि ऐसे लाइट आती है मान लीजिए, और ऐसे आपकी वापस चली जाती है, ठीक है जी। जिस एंगल से आती है उसे आई कहते हैं, और जिस तरफ निकल जाती है उसे आर कहते हैं। आई फॉर आने वाली किरण, यानी कि आपतित किरण, इंसिडेंट रे। आर मतलब रिफ्रैक्टेड रे, जाने वाली किरण। अब इन दोनों के बीच में जो मध्य बिंदु होता है उससे हम एक लंब मानते हैं ताकि कोण डिफाइन किया जा सके। इसे कहते हैं अभिलंब या नॉर्मल एन। यस, अभिलंब और आपतन कोण के, आपतन किरण के बीच बनने वाला कोण अभिलंब और परावर्तन कोण के बीच, मतलब आपतन आपके अभिलंब और क्षमा चाहूँगा, आपके आपतन किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण आपके परावर्तन किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण के बराबर होता है। दैट मीन्स इसको हम कहते हैं, अगर एंगल आई, इसको कहते हैं हम एंगल आर, तो नियम बन के आता है कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। मतलब समतल दर्पण पर जिस कोण पर आपकी लाइट आएगी पड़ेगी उसी कोण पर क्या हो जाएगा? दोबारा से रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। चलेगा, आगे कहानी देखते हैं भाई जी। किसके लिए हो गया? आपका समतल दर्पण के लिए हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन कहाँ से बनने की संभावना है मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि जो समतल दर्पण है इसमें क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भैया समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो समतल दर्पण में आप ध्यान रखिएगा, प्रतिबिंब कैसा बनता है? सदैव आभासी बनता है। कैसा बनता है? आभासी बनता है, और सीधा बनता है। क्या बनता है जी? सीधा बनता है। अब एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि आभासी यहाँ बने चाहे यहाँ बने चाहे यहाँ बने, वैसे इन दोनों में से एक में आभासी बनता है, सब में आभासी नहीं बनता है, ठीक है ना। तो आभासी जब भी बनेगा प्रतिबिंब तो कैसा होगा? सीधा होगा। ये बात आपको क्या रखनी है? ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं किसकी? अवतल दर्पण की बात करते हैं, ठीक है जी। पहले समतल दर्पण निपटा लेते हैं, चलिए अवतल दर्पण और बाद में आएंगे। समतल दर्पण की बात करूं तो अगर आप समतल दर्पण के सामने खड़े हैं और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भैया कि अगर आप समतल दर्पण से इतनी दूरी पर हैं तो आपसे आपका प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, है ना। तो ये न्यूमेरिकली पोर्शन बनता है कि मान लीजिए यहाँ बना के देखते हैं, मान लेते हैं ये आपका समतल दर्पण है, ठीक है जी। समतल दर्पण पर जो है मैं पॉलिश कर रहा हूँ, पहले ये चांदी की पॉलिश हुआ करती थी जिसके ऊपर पेंट कर दिया करते थे, ठीक है, क्योंकि चांदी सबसे ज़्यादा परावर्तन करती है प्रकाश का। परंतु चांदी बहुत महंगी हो गई है, इसलिए एल्यूमिनियम का प्रयोग किया जा रहा है। किसके लिए? लेपिंग के लिए, ठीक है ना। चलेगा, मान लीजिए कोई व्यक्ति बढ़िया सा फर्स्ट क्लास सा यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है जी, एक हाथ जेब में डाल के, फर्स्ट क्लासेस के बाल हैं, यस। मान लेते हैं ये व्यक्ति यहाँ से 5 मीटर की दूरी पर खड़ा है। कहाँ खड़ा है? 5 मीटर की दूरी पर खड़ा है। तो इस व्यक्ति का प्रतिबिंब भी ना दर्पण के अंदर 5 मीटर दूरी पर बनेगा। कहाँ बनेगा? 5 मीटर दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा।
ठीक है जी, 5 मीटर दूरी पर बनेगा। अब क्वेश्चन आएगा कि व्यक्ति से उसका प्रतिबिंब कितनी दूरी पर है, तो 5 और 5 टोटल 10 मीटर की दूरी पर आपका प्रतिबिंब बनेगा। व्यक्ति और प्रतिबिंब की दूरी कितनी होने वाली है, 10 मीटर होने वाली है। एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या आपसे पूछ सकता है कि भैया अगर कोई व्यक्ति 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से कोई कार्य कर रहा है किसी समतल दर्पण के सामने, तो दर्पण के अंदर उसकी गति कितनी होगी, मतलब दर्पण के अंदर उसे अपना वेग कितना नज़र आएगा, तो सदैव डबल नज़र आता है, 4 मीटर पर सेकंड। ये फैक्ट है कि वो आपको ध्यान रखना है कि अगर आप मिरर के सामने खड़े हो और कोई एक्टिविटी कर रहे हो, ठीक है, तो मिरर के अंदर जो एक्टिविटी होगी वो आपकी एक्टिविटी से डबल होगी। चाहे आप डांस कर रहे हो, चाहे आप पढ़ रहे हो, चाहे आप पढ़ा रहे हो, कुछ भी करें आप, क्या होने वाला है, डबल होने वाला है। क्या होने वाला है, डबल स्पीड से होने वाला है। आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। अब एडवांस लेवल पर अगर चला जाए तो क्वेश्चन क्या बन सकता है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा आप, कि भाई मान लेते हैं जो आपका लेवल बना वो थोड़ा अच्छा खासा क्वेश्चन बनाने लगा, तो वो ये पूछेगा कि भाई साहब 2 समतल दर्पण इस प्रकार से रखे गए हैं आमने सामने, और यहाँ पर एक रसगुल्ला खड़ा हुआ है फर्स्ट क्लास, अपने आप को चेक कर रहा है, ठीक है जी। तो जब 2 समतल दर्पण एक दूसरे के सामने रखे गए हैं, उनके बीच में व्यक्ति खड़ा है, तो व्यक्ति के कितने प्रतिबिंब बनते हैं, तो आपको ध्यान रखना है जब आमने सामने 2 प्रतिबिंब, 2 आपके दर्पण रखे हैं और उनके बीच में कोई व्यक्ति खड़ा है, तो उसके अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। अनंत मतलब अनकाउंटेबल, ठीक है जी, आप गिन नहीं सकते, ऐसे प्रतिबिंब बनते हैं। आप कभी नए की दुकान पे गए हो तो आपने देखा होगा एक सीरीज़ में आपके सारे प्रतिबिंब बनते चले जाते हैं। वो कौन सी कंडीशन होती है, ये वाली कंडीशन होती है, ठीक है ना। आ रही है बात समझ में, चलेगा। ये कंडीशन हो गई। एक कंडीशन और बनती है आपके सामने कि भाई अगर 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 आपके समतल दर्पण को किसी एंगल पर झुका दिया जाए, 2 समतल दर्पणों को किसी एंगल पर झुका दिया जाए, जैसे मान लीजिए एक ये रहा और एक दर्पण आपका नीचे रखा हुआ है, और इन दोनों के बीच में कोई वस्तु यहाँ पर रखी हुई है, कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है, ठीक है जी। तो इस भाई के कितने प्रतिबिंब दिखाई देंगे, तो जब भी ये ऐसी कंडीशन बन के आए कि 2 कोणों के मध्य एंगल कितने के हैं इनके बीच में, 90 डिग्री का एंगल, थीटा की वैल्यू 90 है, कि 2 दर्पण इस प्रकार रखे गए हैं कि उनके बीच में कितने का कोण हो, 90 का कोण हो, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ इमेजेस, प्रतिबिंबों की संख्या बराबर थीटा बटे 360 माइनस 1, थीटा बटे 360 माइनस 1। ये 1 कौन सा माइनस किया गया, इसकी खुद की स्थिति माइनस की गई है, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास, 90 अपॉन 360 माइनस 1, ठीक है जी। सॉल्व कर दीजिए भैया, 9 4 जा 36, ओवरऑल क्या बन गया आपका, 4 बन गए, ठीक है जी। चलिए -1 यानी कितना बन गया, 3 प्रतिबिंब आपको दिखाई देंगे, ठीक है। अरे तो उल्टा हो गया, क्या कर रहा हूँ मैं, 360 अपॉन थीटा होगा, सॉरी यार गर्मी बहुत है, दिमाग काम नहीं कर रहा शायद, 360 अपॉन थीटा होगा भाई, आई एम रियली सॉरी। क्या हो जाएगा आपका 360 अपॉन 90 दैट इज़ 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3, ठीक है ना, चलेगा। ये होगी कंडीशन आपकी कि एंगल अगर ऐसा हो तो क्या होने वाला है, ठीक है साहब। ये कंडीशन नंबर दूसरी जहाँ से क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना है। चलिए भाई आगे चलते हैं। अब बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं अवतल दर्पण की। अवतल दर्पण कैसा होता है, तो अवतल दर्पण आपको इस प्रकार से नजर आएगा, ठीक है जी। अवतल दर्पण कुछ ऐसा नजर आएगा, और उत्तल की बात कर लूँ तो उत्तल इसका विपरीत होता है, कुछ ऐसा नजर आएगा जी। जहाँ ब्लैक ब्लैक डॉट लग रहे हैं इधर पॉलिश है, और ये वाला तल कैसा होता है, चमकदार होता है। उत्तल दर्पण में दबा हुआ तल चमकदार होता है, उभरे हुए तल पर क्या होती है, पॉलिश होती है, ठीक है। आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है साहब। अब बात करते हैं अवतल दर्पण से क्वेश्चन कैसे बनेंगे। तो अवतल दर्पण से क्वेश्चन पहला ये बनता है कि भैया अवतल दर्पण किरणों को क्या करता है,
केंद्रित करता है। क्या करता है जी? केंद्रित करता है, ठीक है जी, मतलब फोकस करता है। और उत्तल दर्पण क्या करता है? ये किरणों को फैलाता है। क्या करता है जी? किरणों को फैलाता है। अतः जहाँ जहाँ किरणें एक सीध में चल रही होती हैं वहाँ पर अवतल दर्पण प्रयोग होता है, और जहाँ पर किरणें फैल रही होती हैं वहाँ पर आपका उत्तल दर्पण प्रयोग होता है। एक बात हो गई। चलिए भैया, एक बात हो गई। अब कंडीशन आती है कि भाई साहब अवतल दर्पण के सामने प्रतिबिंब कहाँ रखें, वस्तु कहाँ रखें, सॉरी, कि प्रतिबिंब यहाँ बने, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि अवतल दर्पण के सामने प्रतिबिंब रखने की हमारे पास 6 स्थितियाँ हैं, लेकिन हमारे पढ़ने के लिए 3 या 4 इंपॉर्टेंट है जिनसे क्वेश्चन बनता है। तो पहली कंडीशन क्या है, आप ध्यान दीजिएगा। पहली कंडीशन है कि जब वस्तु कहाँ रखी हो, अनंत पर रखी हो। कहाँ रखी हो? अनंत पर। दूसरी कंडीशन है जब वस्तु कहाँ रखी हो, फोकस पर रखी हो। कहाँ रखी हो जी? फोकस पर रखी हो। तीसरी कंडीशन क्या है? जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो। कहाँ रखी हो भैया? वक्रता केंद्र पर रखी हो। और चौथी कंडीशन है जब वस्तु कहाँ रखें, कहाँ रखें? फोकस और ध्रुव के बीच रखी हो। फोकस और ध्रुव के बीच रखी हो। अब डिफाइन कर लेते हैं ये 4 आइटम जो आपने लिखे हैं ये क्या क्या हो सकते हैं। किसी भी दर्पण में जो दर्पण का मुख्य केंद्र होता है उसे ध्रुव P कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ध्रुव P कहते हैं, ठीक है जी। और ध्रुव से कुछ दूरी पर जहाँ पर सारी लाइटें या सारी किरणें आकर केंद्रित होती हैं उसे फोकस कहते हैं। और फोकस से बराबर दूरी पर, जितनी दूरी पर ध्रुव है उतनी दूरी पर क्या होता है? वक्रता केंद्र होता है, ठीक है भैया। अब मैं डायरेक्ट आपको समझाऊंगा, डायग्राम बनाने का समय नहीं है क्योंकि इतना समय आप लोग के पास भी नहीं है, ठीक है। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन टैकल करना है। तो अनंत पर अगर वस्तु रखी है, वस्तु कहाँ रखी है? अनंत पर रखी है, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? सदैव ध्यान रखिएगा, फोकस पर बनता है। फोकस मतलब F पर बनता है। अब इसका उल्टा, अगर वस्तु फोकस पर रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? ध्यान रखिएगा, इसका उल्टा होता है कि अनंत पर बनता है। ये आपस में एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अनंत का फोकस पर, फोकस का अनंत पर। किस कंडीशन में? अवतल वाली कंडीशन चल रही है, ठीक है जी। वक्रता केंद्र की बात करें, सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट बनता है कि अगर वस्तु कहाँ रखी है? वक्रता केंद्र पर रखी है, जिसको C से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है जी। तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र पर ही बनता है। वक्रता केंद्र पर ही बनता है, पहली बात। बाकी और भी कंडीशन है मैं भी आपको बताऊंगा। और अब आता है इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है फोकस और ध्रुव के बीच में, यानी वस्तु कहाँ रखी है? फोकस और ध्रुव के बीच में रखी है, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? वस्तु का प्रतिबिंब इस कंडीशन में आपको मिलेगा दर्पण के पीछे, मतलब इधर की साइड आपको मिलेगा। तो ये बात ध्यान रखनी है, एक ही कंडीशन है ऐसी, दर्पण के पीछे। इसीलिए आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है। आशा करता हूँ चारों पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं कि भैया जब फोकस पर प्रतिबिंब बनेगा तो कैसा बनेगा। तो भैया फोकस पर जो प्रतिबिंब बनता है ना, वो बनता है बिंदु के आकार का। किसके आकार का? बिंदु के आकार का। बिंदु के आकार का मतलब डॉट लग जाएगा इस प्रकार टक से, ठीक है साहब, इतना छोटा सा, जैसे सूरज का प्रतिबिंब बनता है, ठीक है ना, चलेगा। और बात करते हैं कैसा बनेगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा हमेशा, वास्तविक बनता है। कैसा बनता है जी? वास्तविक। ये याद कर लीजिएगा, इतना समय नहीं है कि ये सारी बातें बताई जाएँ, ठीक है ना। ये पहले पढ़ाया जा चुका है, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी, चलेगा। अब कैसा बनता है? बिंदु के आकार का बनता है, वास्तविक बनता है। अब बिंदु का तो कोई उल्टा सीधा छोटा बड़ा मतलब ही नहीं होता, बिंदु तो बिंदु होता है, ठीक है। फोकस की बात करते हैं। अगर वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, कैसा बनेगा? अनंत पर बनेगा, तो कैसा बनेगा? वस्तु से बड़ा बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। अनंत पर है, पता नहीं कहाँ बन रहा है, पता नहीं कहाँ, तो बहुत बड़ा हो सकता है, ऐसा मान के चलते हैं, माना जाता है कि अनंत पर वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? बड़ा बनता है। और साथ ही कैसा बनता है? उल्टा बनता है, ठीक है जी। बड़ा, उल्टा, और कैसा होता है? वास्तविक होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है जी। वास्तविक बनता है, ठीक है जी। बात करते हैं किसकी? वक्रता केंद्र की। तो वक्रता केंद्र पर प्रतिबिंब कैसा बनता है? वस्तु के बराबर आकार का। जितनी बड़ी वस्तु है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। वस्तु के
समान आकार का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है जी, वस्तु के समान आकार का बनता है। कैसा बनता है? उल्टा बनता है। कैसा बनता है जी? उल्टा बनता है। और उल्टा कैसा होता है? वास्तविक होता है। ये बात रख लीजिए बस कि उल्टा प्रतिबिंब सदैव कैसा होगा? वास्तविक होगा। वहाँ तक दिख भी रहा है? इसे मैं चेक कर लूँ। हाँ जी, बढ़िया। ठीक है जी, तो कैसा बनता है जी? वास्तविक प्रतिबिंब सदैव कैसा बनता है? उल्टा बनता है। लास्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कि दर्पण के पीछे बन रहा है। जब फोकस और ध्रुव के बीच में वस्तु रखी गई है, दर्पण के पीछे बन रहा है। कैसा बनेगा भाई? दर्पण के पीछे जब भी बनेगा ना, दर्पण के पीछे जब भी बनेगा ना, तो आभासी बनेगा। पहली बात, कैसा बनेगा? आभासी बनता है। और आभासी हमेशा कैसा होता है? सीधा होता है और छोटा होता है। रट लीजिए, कैसा होता है भैया? दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी सदैव सीधा और छोटा होता है। आभासी कैसा होता है? सीधा होता है। साथ ही कैसा होता है? छोटा होता है। आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी कि इस प्रकार से आपके प्रतिबिंब बनेंगे। क्लियर है? इतनी बात समझ पा रहे हैं आप? ठीक है ना? चलिए आगे चलते हैं। ठीक है भैया, तो फोकस ध्रुव दर्पण के पीछे आभासी, सीधा और छोटा बनता है। ठीक है भाई, अब ये छोटा, बड़ा, आभासी पता कैसे चलेगा? तो इस चीज़ को बताने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है या एक वर्ड होता है जिसे हम कहते हैं रेखीय आवर्धन। क्या कहते हैं भैया? रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन का फॉर्मूला होता है, दर्पण के लिए बोल रहा हूँ, -v/u, माइनस का v/u। जहाँ पर v क्या है ये आपको पता होना बहुत आवश्यक है, और u क्या है ये पता होना आपको आवश्यक है। तो v क्या होता है मेरे भाई? v होता है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। और u क्या होता है? दर्पण से वस्तु की दूरी। दर्पण से वस्तु की दूरी को क्या कहते हैं आप? u कहते हैं। u से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है जी। अब रेखीय आवर्धन क्या होता है? रेखीय आवर्धन को m से दिखाया जाता है। तो m बराबर -v/u। m बराबर -v/u। ये आपका रेखीय आवर्धन का फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है साहब। m की बात करें तो m का मान, क्षमा चाहेंगे थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू हो गया था, इसलिए मैं आपको दोबारा समझाने वाला हूँ सारी चीज़ें। पता नहीं क्या हो रहा है आज। ठीक है जी। हाँ जी, तो हम कहाँ पर थे? हम रेखीय आवर्धन पर थे। और रेखीय आवर्धन में मैंने आपको बताया कि m बराबर क्या होता है? -v/u होता है। किसके लिए? अवतल के लिए। ये m का मतलब क्या है? ये m का मतलब है कि आपका वस्तु कितना बड़ा बना है, वस्तु का प्रतिबिंब कितना बड़ा बना है। अगर m का मान 1 से ज़्यादा हो जाता है, 1 से ज़्यादा है m का मान, 1 से ज़्यादा m का मान आ रहा है, इसका मतलब प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा। सिंपल। और अगर m का मान 1 से छोटा आ रहा है, इसका मतलब वस्तु का जो प्रतिबिंब है वस्तु से छोटा बनेगा। ठीक है ना? नॉर्मल सी बात हो गई। अब अगर m का मान धनात्मक है, धनावेश है, पॉजिटिव चार्ज है, मतलब कैसा है? m का मान जो है प्लस में आ रहा है। ठीक है जी। धनात्मक पूर्णांक आ रहा है, इसका मतलब प्रतिबिंब सीधा बनेगा। ठीक है जी। और अगर m का मान ऋणात्मक आ रहा है, निगेटिव साइन आ रहा है नंबर के साथ, इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। ये बात आपको माइंड में सेट रखनी है। इसके अलावा एक फॉर्मूला और है कि m बराबर hi/ho, जहाँ पर hi क्या है? हाइट ऑफ इमेज, प्रतिबिंब की ऊंचाई, और ho क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि वस्तु की ऊंचाई। इन दोनों के अनुपात को भी क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन कहते हैं। और ये भी किसके बराबर होता है? -v/u के बराबर होता है। इनका प्रयोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन में किया जाता है, जो आगे आपको बताऊंगा मैं। ठीक है ना? इसके अलावा बात करें किसके बारे में? हम लोग पढ़ रहे थे अवतल के बारे में। अब आ जाता है आपका उत्तल। उत्तल में क्या होता है कि जो f और c होते हैं ना, वो सब राइट हैंड पर होते हैं, क्योंकि भाई जिधर सेंटर होगा उधर तो f होगा, ये रूल है। और f और c में एक संबंध है, वो लास्ट में आपको बताऊंगा कि भैया अब जो वस्तु रखी जाएगी वो कहाँ रखी जाएगी? सदैव दर्पण के सामने रखी जाती है। और दर्पण कहाँ है? यहाँ पर है, यहाँ तो कॉलेज है। दर्पण कहाँ है? यहाँ पर। तो वस्तु कहाँ रखेंगे आप? यहाँ पर रखेंगे। और वो यहाँ कहीं भी हो सकती है। इसमें कहीं भी वस्तु रखी जाए, एक्चुअली मैं आपको सब समझा चुका था, मुझे पता नहीं था कि कैमरा बंद हो गया, मैंने चेक किया तो पता चला। ठीक है साहब। वस्तु कहीं भी नहीं रखी जाएगी इन चारों में से। क्यों? क्योंकि यहाँ तो सब इधर पहुँच गया, इधर तो वस्तु रखनी नहीं है, तो इसलिए ये सब काट दिया गया था। अब वस्तु यहाँ रखी है, तो इस कंडीशन में सदैव वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, और वस्तु से कैसा बनेगा भैया? छोटा बनेगा। कैसा बनेगा? छोटा बनता है। आशा करता हूँ ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब उपयोग
की बात करते हैं कि भैया जो आपका अवतल दर्पण है इसके उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं, तो अवतल दर्पण का उपयोग वहाँ होगा जहाँ पर किरणें केंद्रित करनी होंगी। ठीक है जी, जैसे नाई की दुकान पर अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, आप चेक कर लेना जाके। इसके अलावा आपके डेंटिस्ट अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। टॉर्च की पिछला हिस्सा जो होता है जहाँ से परावर्तन होता है वहाँ पर अवतल दर्पण लगा होता है। इसके अलावा अगर बात करें आप किसकी, जो लोग सर्जन होते हैं, डॉक्टर सर्जन होते हैं, वो अपने यहाँ ऊपर की साइड हेड पर एक मिरर लगा के रखते हैं, कौन सा होता है, अवतल होता है। इसके अलावा सोलर कुकर जो कि बहुत डिमांड में है, सोलर कुकर में भी किसका प्रयोग होता है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। अब बात करते हैं किसकी, उत्तल दर्पण की। उत्तल दर्पण किरणों को फैलाता है, क्या करता है, किरणों को फैलाता है। तो जहाँ जहाँ किरणें फैलेंगी वहाँ किसका प्रयोग होगा, उत्तल का। जैसे कि आपके रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, हवाई जहाज़ के आपके हवाई अड्डे, इसके अलावा आपके शॉपिंग मॉल्स, इसके अलावा आपके ट्रैफिक सिग्नल्स चौराहों पर, और तीव्र मोड़ पर जहाँ भी बहुत दूर तक का एरिया कवर करना हो वहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि ये ना एक बड़े एरिया को कवर करता है। इसका जो रिफ्लेक्टेड जो आपका सरफेस है वो बड़ा है, इसका जो मतलब एक प्रकार से दर्पण का जो क्षेत्रफल है वो बड़ा है, इस वजह से ज़्यादा एरिया कवर करता है और वस्तु को छोटा करके दिखाता है। तो बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। जैसे उत्तल दर्पण का प्रयोग हम लोग आपके साइड मिरर में भी करते हैं। जैसे आपकी बाइक है, स्कूटी है या फिर आपकी कार है, साइड में मिरर लगा होता है, वो कौन सा होता है, उत्तल ही होता है। आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है साहब, इसके अलावा बात करें लेंस के बारे में, तो लेंस के बारे में अगर बात करें तो लेंस भी इसी तरह काम करता है। बस होता क्या है कि अवतल की जगह उत्तल काम करता है, उत्तल की जगह अवतल काम करता है। आशा करता हूँ इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। आज के लिए इतना आपका काफ़ी है, ठीक है ना, क्योंकि थोड़ा सा कार्य है, मुझे भी जाना है। ठीक है, मैं प्रयास करूँगा कि आपको इसका अगला पार्ट कल ही प्रोवाइड करा दूँ, पूरा प्रयास रहेगा। और इसी के साथ ही आप लोग जो कंटेंट आपको दिया जा रहा है आप इसे रिवाइज जरूर करें, रिवाइज करेंगे तभी आप आगे ठीक से कर पाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, बेस्ट ऑफ लक।